है बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी को आदेश दिया कि कमेटी कल तक बताए कि स्कूल खोल सकते हैं या नहीं। अगली सुनवाई में ग्रैप 4 पर भी फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि कमेटी जो है वो ये बताए कि स्कूल खुलने हैं या नहीं। हालांकि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि जो ग्रैप 4 के नियम है उनका उल्लंघन किया गया है। ट्रकों की एंट्री जो है वो लगातार की जा रही है, जबकि ट्रकों की एंट्री पूरी तरह से दिल्ली में बैन है। टकराव का विषय बना संभल का घटनाक्रम। विपक्ष ये चाहता था कि संभल के सवाल पर सदन में चर्चा हो और इसी वास्ते विपक्ष के कई सांसदों ने कार्य स्थगन का प्रस्ताव भी दिया था। समाजवादी पार्टी बल्कि विपक्ष के दूसरे सांसदों ने भी दिया था, लेकिन स्पीकर महोदय ने किसी भी कार्य स्थगन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिस कारण से उत्तेजित होकर विपक्ष के सांसदों ने हंगामा लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर किया और इस कारण से आज संसद की कार्यवाही स्थगित हो गई। अब संसद की कार्यवाही बुधवार 27 तारीख को दिन के 11 बजे लगेगी, क्योंकि 26 तारीख को संविधान सभा से जुड़े कार्यक्रम होने हैं और संसद का सत्र नहीं लगेगा। विपक्षी सांसदों का ये कहना है कि संभल में जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है वो चुनाव से जुड़ा हुआ घटनाक्रम है। जिस तरह का हाई हैंडेडनेस पुलिस ने चुनाव के दौरान दिखाया, कुछ उसी तरह से संभल में भी हुआ और पुलिस की कार्रवाई में 5 लोग मारे गए। सरकार इसकी जवाबदेह है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन हंगामे की भीड़ चढ़ गई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन में जमकर विपक्षी पार्टियों ने हंगामा किया। संसद के शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन का पहला दिन विपक्ष के हंगामे की भीड़ चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके कारण अंततः सदनों को एक दिन के लिए स्थगित करने का फैसला लेना पड़ा। इसी बीच पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि जो लोग बार बार जनता के बीच निराश होकर लौटे हैं वो सदन की कार्रवाई को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस मणिपुर हिंसा, संभल में हिंसा और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण जैसे मुद्दों पर चर्चा करने पर अड़ी हुई। केंद्र सरकार इसके लिए इतनी आसानी से राजी नहीं होती। हालांकि सरकार ने रविवार को कहा कि दोनों सदनों की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी चर्चा कर मुद्दों पर निर्णय लेगी। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां अपने मुद्दों को लेकर के मुखर हैं और चर्चा की मांग कर रही हैं, ऐसा लगता है कि इस पूरे सत्र में विपक्षी पार्टियां बहुत ताकत के साथ सरकार को घेरने का प्रयास करेंगी, कोशिश करेंगी और ऐसा लगता है कि ये सत्र में हंगामा बार बार होता रहेगा। प्रशांत देव, न्यूज़ 24। संभल में कल हुई हिंसा के बाद फिलहाल शांति। संभल इलाके में कल हुई हिंसा के बाद फिलहाल जो है पूरी शांति व्यवस्था कायम है और इसी के लिए जगह जगह पर पुलिस का भारी बंदोबस्त है। लेकिन पुलिस ने दूसरी तरफ लगातार ताबड़तोड़ एक्शन भी शुरू कर दिया है। इस मामले में 25 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और साथ ही साथ ये भी अहम जानकारी निकल कर आई है कि करीब 1,500 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ इसमें FIR दर्ज की गई है, जिसमें संगीन धाराएं हैं और खासकर जो सांसद हैं उनका भी नाम FIR में है। दरअसल पुलिस का कहना है कि उनको पहले भी कई बार कहा गया वो लोगों को भीड़ इकट्ठा करके उन पर भड़काने के आरोप थे, लेकिन जिसको लेकर उनको नोटिस भी दिया गया था। लेकिन कल की जो घटना है उसको लेकर भी अब पुलिस ने FIR दर्ज की है और सीधे तौर पर ये कहा है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ पुलिस ने अब बहुत सारी मोबाइल फुटेज, CCTV फुटेज और जो लोगों ने कुछ वीडियोस बनाए थे उनको अपने कब्जे में लिया और हर उस शख्स की पहचान कर रही है जो इस हिंसा के पीछे है। और इसी मामले में लगातार धरपकड़ अभियान जो है वो पुलिस का चल रहा है। कुछ महिलाओं को भी पकड़ा गया, कुछ नाबालिगों को भी जो है वो पकड़ा गया। तो बहरहाल अब पुलिस की यही कोशिश है क्योंकि स्थिति जल्द से जल्द नॉर्मल बन जाए और शांति व्यवस्था कायम रहे। संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 संभल। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसके लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल उन्होंने आज एक्स हैंडल पर साफ साफ लिखा कि संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपने को खोया है उनके प्रति
मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधे जिम्मेदारी भाजपा सरकार की बताई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। हम सबको एक साथ जुड़कर यह सुनिश्चित करना है कि भारत सांप्रदायिकता और नफरत नहीं, एकता और संविधान के रास्ते से आगे बढ़ेगा। कैमरामैन साहिल के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में महायुति को एक बड़ा बहुमत मिला है और 26 नवंबर से पहले महाराष्ट्र की विधानसभा का गठन भी हो चुका है, तो राष्ट्रपति शासन के आसार अब ना के बराबर है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन, इस पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। कल अजित पवार की पार्टी के विधायकों की बैठक हुई, इसमें अजित पवार को नेता के पद पर चुना गया और इसके बाद पता चला कि एनसीपी ने अब अपना समर्थन मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस को दे दिया है। कल मुंबई के 5 सितारा होटल में यहाँ पर शिवसेना के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें एकनाथ शिंदे को नेता के तौर पर चुना गया और सभी विधायकों ने एक स्वर में मांग की कि एकनाथ शिंदे अगले मुख्यमंत्री होने चाहिए। इस पर एकनाथ शिंदे ने एक बयान दिया, वो बयान था कि काम शुरू है। फिलहाल बताया जाता है कि दिल्ली की पार्लियामेंट्री बोर्ड मुख्यमंत्री पद को लेकर किसे मुख्यमंत्री करना है उसके नाम का वहां पर मुहर लगाएगी और उसके बाद मुंबई में महायुति के नेता एक साथ बैठेंगे और मुख्यमंत्री पद का नाम वहां पर घोषित किया जाएगा। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद चंगताले, न्यूज़ 24 मुंबई। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों पार्टियां हार के मंथन में जुट गई हैं। शिवसेना यूबीटी गुट ने मातोश्री में अपने चुने हुए विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में विधायकों का मार्गदर्शन तो किया ही जा रहा है, साथ ही हार पर भी मंथन किया जा रहा है। एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी ने भी आज देर शाम अपने विधायकों और अपने नेताओं की बैठक बुलाई है। इससे पहले शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक ध्रुवीकरण किया। उन्होंने बटोगे तो कटोगे जैसे नारे से बहुसंख्यक समुदाय को पोलराइज किया, जिसका हमको नुकसान उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, कांग्रेस की तरफ से आज जो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले हैं उनको दिल्ली बुलाया गया है। बीच में इस तरह का र्यूमर भी आया था कि नाना पटोले ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन नाना पटोले के दफ्तर से और कांग्रेस की तरफ से इससे इनकार किया गया। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। अमेरिका से अडानी वारंट इशू होने के बाद लगातार विपक्षी पार्टियां जो हैं वो मोदी सरकार और अडानी पर हमलावर हो रही हैं। आज कांग्रेस पार्टी की यूथ इकाई ने आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के बाद वो यहाँ से पार्लियामेंट घेराव की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन उनको पुलिस ने रास्ते में ही रोककर बैरिकेड लगाकर रोक लिया और हिरासत में ले लिया। दरअसल लोकसभा के अंदर भी हंगामा हुआ इसी मामले को लेकर और संभल मामले को लेकर हंगामा हुआ और उसके बाद लोकसभा स्थगित हो गई और उसके बाद सड़कों पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष देवांशी जो है उनको सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल पहले भी अडानी मामले को लेकर कांग्रेस जो है सड़कों पर प्रदर्शन करती रही है और इस बार फिर जब से यूएस में वारंट इशू हुआ है उस मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़कों पे लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। कैमरामैन साहिल के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान ने बिहार की राजनीति में घमासान मचा दिया है। ललन सिंह ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन में यहां तक कह दिया कि अल्पसंख्यक समाज नीतीश कुमार को वोट नहीं करती है, जबकि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए काफी कुछ किया है। मुजफ्फरपुर में ललन सिंह एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है, ना पहले और ना ही अब। अल्पसंख्यक समुदाय नीतीश कुमार को वोट नहीं करती है, जबकि बिहार में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए सबसे ज्यादा काम नीतीश कुमार ने ही किया है। दूसरी तरफ जदयू वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। हालांकि सांसद ललन सिंह ने सदन के अंदर वक्फ बोर्ड का समर्थन किया था। वक्फ बोर्ड को बचाने को लेकर पटना में जो कार्यक्रम आयोजित की गई थी उसमें ना नीतीश कुमार शामिल हुए, ना ही जदयू का कोई भी नेता। चाहे मामला केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का हो या फिर वक्फ बोर्ड के समर्थन का हो, जदयू का स्टैंड अब खुलकर धीरे धीरे सामने आ रहा है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।
दिल्ली में सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनावों की तैयारियां में हर पार्टी जुट चुकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में मुख्य मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस न्याय यात्रा के जरिए मतदाताओं से जुड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं अब कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालेगी और बहुत जल्द इसका ऐलान बीजेपी द्वारा भी किया जाएगा। इसके लिए समिति भी गठित कर दी गई है, जिसकी जिम्मेदारी बीजेपी यानी दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय के कंधों पर दी गई है। एक तरफ कांग्रेस न्याय यात्रा के जरिए मतदाताओं को आकर्षित कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से परिवर्तन यात्रा का रोड मैप जल्द ही निकाला जाएगा। परिवर्तन यात्रा समिति में राजीव बब्बर, रेखा गुप्ता, सरदार राजा इकबाल सिंह, जय भगवान यादव, सत्येंद्र चौधरी शामिल रहेंगे। प्रदेश महासचिव विष्णु मित्तल को दिल्ली विधानसभा चुनाव समन्वय समिति का सदस्य भी बीजेपी द्वारा नामित किया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए कैलाश गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने दी है। कैलाश गहलोत चुनाव समन्वय समिति और चुनाव घोषणा पत्र समिति के सदस्य बनाए गए हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 11 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आपकी तरफ से लिस्ट जारी होने के बाद दिल्ली में चुनावी माहौल काफी तेज हो गया है। बीजेपी कांग्रेस आप दो छोर से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ बीजेपी रणनीति बनाने के लिए पुराने नेताओं को शामिल कर रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने दावों और वादों के साथ जनता के बीच जाने का फैसला किया है। साफ तौर पर परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करेगी और बहुत जल्द इसका जो ऐलान है वो दिल्ली बीजेपी द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में जो परिवर्तन यात्रा है वो दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा आज मध्य प्रदेश से यूपी की बॉर्डर तक पहुंची और यूपी में जब पहुंची तो इस पद यात्रा का स्वागत हुआ बिल्डोजर से फूल बरसाकर। मध्य प्रदेश की बॉर्डर से यूपी के झांसी के नजदीक देवरी गांव में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा पहुंची है और यहाँ पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं। मध्य प्रदेश और यूपी के जो लोग हैं वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। देवरी में जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से पदयात्रा को लेकर धमकियां मिल रही हैं, उन्होंने कहा कि ये प्रायोजित तरीके से हो रहा है। जो लोग देश में वैमनस्यता चाहते हैं वो ऐसा कर रहे हैं। अगर हम ऐसा लोगों की बातों में उलझ जाएंगे तो अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। ठीक दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार ने दिल्ली की बुजुर्ग जनता के लिए एक नया तोहफा दिया है। दरअसल में दिल्ली सरकार ने अनाउंस किया है कि जो करीब 80,000 बुजुर्ग महिलाओं के लिए जो पेंशन है उसमें नई पेंशन धारकों को पेंशन दी जाएगी। करीब 4 लाख पेंशन जो धारक जो है वो दिल्ली में इस सेवा का लाभ उठा रहे थे और इसमें जोड़ करके अब 4,80,000 कर दिया जाएगा। सरकार ने ये भी बताया कि पिछले 24 घंटे में 10,000 से अधिक लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जहां पर जो महिला बुजुर्गों के लिए और बुजुर्गों के लिए सबसे ज़्यादा पेंशन दी जाती है, यानी कि 2,500 रुपये तक की हर महीने पेंशन जो है वो बुजुर्गों के लिए दिल्ली में दी जाती है। बाकी की उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली के अलावा जो डबल इंजन की सरकार है जहाँ पर चल रही हैं वहाँ पर मात्र 500 से 600 रुपये महीने एवरेजन जो है वो वृद्धों के लिए पेंशन दी जा रही है। दिल्ली की जनता के लिए जिस तरीके से सरकार ने अनाउंस किया है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की बुजुर्ग महिलाओं के लिए ये फायदे का सौदा होगा। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ मैं यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। पश्चिम बंगाल में शीतकालीन विधानसभा का सत्र आज से शुरुआत हो चुकी है और जिसको लेकर सभी जो विधायक है टीएमसी और बीजेपी के सारे विधायक विधानसभा में पहुंच रहे हैं। विधानसभा का जो इस बार शीतकालीन सत्र है जो कि हंगामेदार हो सकता है, जो यहाँ पे वक्फ बोर्ड को लेकर विधानसभा में लगातार चर्चा हो रही है, इसको लेकर सभी विधायक यहाँ पे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी के पार्टी की मुखिया है और वो मौजूद रही हैं। और उसके बाद जो बीजेपी है, बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में जो उपचुनाव हुआ है 6 सीटों पे हार हुई है उसका मंथन कर रही है। यानी कह सकते हैं कि वहीं पे जो टीएमसी पार्टी के जो 6 नए विधायक चुने गए हैं, टीएमसी पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल में जिस तरह से जीत पे सीटों का इजाफा हो रहा है, उपचुनाव में अच्छे परफॉर्मेंस आए हैं, उसका लेकर यहाँ विधानसभा में सत्र में जो शुरुआत हुआ है हंगामेदार इस बार सत्र का उम्मीद किया जा रहा है। और सत्र में इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो वक्फ बोर्ड बिल है उसको भी पेश करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, वहीं बीजेपी इसका पुरजोर विरोध करेगी। कैमरा पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।
दिल्ली छात्र संघ चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और ऐसे में ये समझा जा सकता है कि कितना जरूरी ये चुनाव था और उसकी मतगणना के लिए जितनी तैयारियां हैं वो तस्वीर कितनी जरूरी है। इस वक्त मेरे ठीक पीछे दिल्ली छात्र संघ यानी कहा जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आने वाला है। ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गेट नंबर 4 की सराउंडिंग्स को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। डीसीपी लेवल और एसीपी लेवल तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और कहा जाए कि ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो जश्न नहीं मनाएंगे और जिस तरीके की गंदगी की बात की जा रही थी वो नहीं फैलाई जाएगी, तब रिजल्ट जारी होगा। इस कॉलेज के जो प्रीमाइसेज हैं जहाँ उसके आसपास की तमाम जगह साफ किया गया है पूरी तरीके से और कहा जाए कि यहाँ बाकायदा कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो लगाई गई है। सुरक्षा है गेट नंबर 4 के आसपास तमाम जगह जहाँ सिर्फ कैंडिडेट हो वो जा सकते हैं, जो ऑथराइज हो वो जाएंगे और किसी की जाने की अनुमति नहीं है। मतगणना लगातार जारी भी है और कहा जाए कि कुछ ही देर बाद ये साफ होगा तस्वीर कि पूरी तरीके से कौन इस बार परचम लहरा रहा है। लेकिन तस्वीर खास इसलिए भी हो जाती है कि लंबे अंतराल के बाद यानी लंबे समय के बाद इस मतगणना को चालू किया गया है और कहा जाए कि उसके लिए तमाम एहतियातन व्यवस्था वो भी पूरी की गई है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ राहुल प्रकाश, 24 दिल्ली। कटरा से भवन तक रोपवे बनाए जाने के विरोध में कटरा में घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल की काल पहले 72 घंटे की दी गई थी, अब इसे 24 घंटे और बढ़ा दिया गया। हम इस समय मौजूद हैं कटरा के मुख्य बाजार में। यहाँ पर आप देखिए कि जो घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले हैं वो धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। इनकी ये मांग है कि इन्हें 20-20 लाख का मुआवजा दिया जाए क्योंकि जो कटरा से भवन तक रोपवे बनाया जा रहा है उससे इनके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इनका ये कहना है कि हम ये भी मांग करेंगे कि अगर बनाना है उसे जो है जो पारंपरिक पुराना मार्ग है वहां पर बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं ये प्रदर्शन जो है प्रदर्शन के दौरान उग्र हो जाता है, पत्थरबाजी होती है, सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया जाता है, गाड़ियों में तोड़फोड़ होती है। लेकिन उसके बाद यहाँ देखिए धरने पर बैठे हैं प्रदर्शनकारी, लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं। और अब ज्यादा फोर्सेस को यहाँ पर बुला लिया गया है, यानी एक्स्ट्रा फोर्सेस को बुला लिया गया है ताकि प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन जो है अब और उग्र ना हो पाए। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 कटरा। देश में राजशाही का अंत हो चुका है और लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। बावजूद इसके आज राजस्थान में मेवाड़ में उसी तरह की राजशाही परंपरा का देखने को मिली जो कि सालों पहले इतिहास के पन्नों में देखने और पढ़ने को मिलती है। मौका था विश्वराज सिंह मेवाड़ को मेवाड़ के राजघराने का नया उत्तराधिकारी बनाने का। महाराणा मेवाड़ की राजगद्दी पर विराजेंगे। चित्तौड़ के ऐतिहासिक दुर्ग में भी 493 साल बाद इतिहास फिर से अपने आप को दोहराता नजर आया क्योंकि महाराणा सांगा ने के पुत्र ने जिस जगह पर राज तिलक उनका हुआ था उसी जगह प्रकाश महल में विश्वराज सिंह मेवाड़ का भी राज तिलक हुआ। इसके बाद वे एकलिंग जी भगवान एकलिंग जी के 77वें दीवान के रूप में काम करेंगे। हालांकि विश्वराज सिंह मेवाड़ नाथद्वारा जो राजसमंद जिले में आता है वहां के बीजेपी के विधायक भी हैं, उनकी पत्नी राजसमंद से सांसद भी है और अब वे मेवाड़ के पूर्व राजघराने के उत्तराधिकारी के रूप में भी काम करेंगे। इस दौरान राजस्थान के कई पूर्व राजघराने ठिकानेदार भी इस पूरे ऐतिहासिक पल के गवाह के रूप में वहां पर मौजूद थे और तमाम वो परंपराएं निभाई गई जो सालों पहले राजशाही के दौर में देखी गई थी। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। पंजाब के दिग्गज कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा अपनी धर्मपत्नी नवजोत कौर को कैंसर को मात देने के बयान, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि जो देसी नुस्खे हैं उसी के चलते ही नवजोत कौर सिद्धू ने कैंसर को मात दी थी और इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक तरह की बहस छिड़ चुकी थी और यही कारण था कि लगातार ही डॉक्टर नवजोत सिंह सिद्धू के इसी बयान को लेके कटाक्ष भी कर रहे थे और वहीं पर अब नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ कर दिया है कि उनकी पत्नी का इलाज डॉक्टरों ने किया है, डॉक्टर ही सर्वोपरि हैं और साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू और इसके साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि आने वाले समय में वो अपने लेक्चर भी देंगे। बेशक डॉक्टरों ने इलाज किया है लेकिन इलाज के साथ साथ जो उनके नुस्खे हैं वो भी लोगों को बताएंगे कि इलाज के साथ साथ क्या करना चाहिए और वो अपने जो लेक्चर देंगे वो बिल्कुल ही फ्री होंगे। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भद्रवाह में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। पर्यटक देश के कोने कोने से भद्रवाह पहुंच रहे हैं ताकि इस बर्फबारी को देखा जाए, बर्फबारी में जमकर मस्ती की जाए। बेहद ज्यादा संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो भद्रवाह पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जो पर्यटक भद्रवाह पहुंचे हैं
उनके मुताबिक उन्होंने ये बर्फबारी पहली बार देखी है। कुछ ऐसे पर्यटक हैं जिनका कहना है कि वो बर्फ देख चुके हैं, लेकिन इतनी बर्फ उन्हें देखने को मिलेगी, उन्हें उस बात की उम्मीद नहीं थी। वहीं जम्मू कश्मीर के कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं, यहाँ पर लगातार जो बर्फबारी है वो हो रही है। मुगल रोड की बात की जाए, मुगल रोड में भी बर्फबारी हुई है और प्रशासन ने एहतियातन जो है मुगल रोड को आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। लेकिन ज्यादातर जो पर्यटक हैं देश विदेश से जम्मू कश्मीर घूमने आ रहे हैं। जिन जगहों पर बर्फबारी हुई है वहां पर पर्यटक बेहद ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं और जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। गुजरात में फर्जी अधिकारियों के पकड़े जाने का सिलसिला लगातार जारी। अब की बार पुलिस के हत्थे चढ़ा है एक फर्जी IAS ऑफिसर। खुद को IAS अफसर बताने वाले आरोपी का नाम मेहुल शाह है। मेहुल खुद को राजस्व विभाग का निदेशक बताता था। शिकायत मिलने के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के पुलिस के मुताबिक किराया न मिलने पर कार किराए पर देने वाले व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। आरोपी मेहुल शाह ने शिकायतकर्ता से कार किराए पर लेने के लिए संपर्क किया था और कार में सायरन और पर्दा लगाने के लिए गृह मंत्रालय विज्ञान एवं अनुसंधान विभाग का फर्जी पत्र भी दिया था। खुद को IAS बताने वाले मेहुल ने अपनी कई पहचान बनाई हुई थी। राजस्व विभाग का निदेशक के अलावा मेहुल खुद को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट का चेयरमैन बताता था और स्कूल का ट्रस्टी भी, जिसके लेटर पैड और फर्जी पहचान पत्र भी जब्त किए गए हैं। आरोपी के पास से कई सरकारी विभागों के नाम से जुड़े कागज मिले हैं। मेहुल ने लोगों से लाखों रुपए ऐंठने के लिए फर्जी वर्क परमिट और NOC भी जारी की है। पुलिस आरोपी के फोन, लैपटॉप और गैजेट्स की जांच कर रही है और पता कर रही है कि इसमें कितने लोगों को फर्जी IAS बनकर ठगा हुआ है। इससे पहले भी गुजरात में फर्जी PMO, फर्जी CMO तरीके के कई अधिकारी पकड़े गए हैं। कैमरामैन प्रभात साहब, भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि अब उनकी पार्टी भविष्य में किसी भी उपचुनाव को नहीं लड़ेगी। मायावती ने उपचुनाव में हार के बाद मीडिया से कहा कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में इस बार जो मतदान हुआ और उसके बाद जो नतीजे आए उसको लेकर आम लोगों में चर्चा है कि पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर फर्जी वोट डाले जाते थे और अब तो EVM के जरिए भी ये काम किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद दुखद और चिंता का विषय है। इस उपचुनाव में मायावती को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 9 विधानसभा सीटों में मायावती के उम्मीदवारों को सिर्फ 1.5 लाख वोट ही मिले, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को 3.5 लाख वोट मिले थे। मायावती ने ये भी कहा कि जब तक चुनाव आयोग उपचुनाव में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को नहीं लागू करवाता है, तब तक बहुजन समाज पार्टी किसी भी उपचुनाव में भागीदारी नहीं करेगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।